भारत के पश्चिमी घाटियों में जहां जंगलों की हरियाली सूरज की किरणों को भी छूने नहीं देती, वहीं एक पुरानी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास एक बरगद का विशाल पेड़, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर आकर अजगर की तरह लिपटी हुई थीं। उसी पेड़ के नीचे रहता था एक बूढ़ा आदमी, धीरज बाबा। नाम में बाबा जरूर था, मगर वो कोई साधु नहीं था। कभी वह एक गांव का जाना माना वैद्य था, मगर अब न कोई पूछने आता, न ही कोई साथ था। कभी कभी झोपड़ी के पास से हिरणों की कतार गुजरती, तोते चिल्लाते या बंदर सूखे फल तोड़कर भाग जाते। यही उसका संसार था। एक दिन दोपहर ढलते ही बरगद की छांव गहरी होने लगी थी। धीरज बाबा सूखे नीम की पत्तियां बीनकर बैठा ही था कि तभी दूर से एक आवाज आई, कोई है? बचाओ! उसने चौंक कर सिर उठाया। आवाज फिर आई, बचाओ, कोई है? लकड़ी का सहारा लेते हुए वह कांपते पैरों से उस दिशा में गया। थोड़ी दूरी पर एक लड़की दिखाई दी, घास पर बैठी, पैर को थामे हुए, चेहरा धूप से थका हुआ, कपड़े थोड़े मैले, पर चाल ढाल में कुछ शालीनता थी। क्या हुआ बेटी? बाबा ने पूछा। लड़की ने झूठे दर्द के अंदाज में अपना पैर दिखाया। चलते हुए गिर गई, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा ने झुककर पैर देखा। वर्षों का अनुभव कहता था। सब ठीक है, मुस्कुराते हुए बोले, कोई मोच नहीं है, बस थकान है शायद। लड़की सिर झुका गई। माफ कीजिए, मैं दरअसल अकेली हूँ। आप इंसान लगे तो बात कर ली, वरना मैं तो यहाँ। बाबा बोले, ये जंगल है, इंसान कम, जानवर ज्यादा मिलते हैं। तुम यहाँ कैसे पहुंची? लड़की चुप रही। बाबा ने इशारा किया, चलो मेरी झोपड़ी पास है, वहां बैठो, पानी मिलेगा। दोनों झोपड़ी की तरफ चल पड़े। लड़की की चाल में थकान नहीं, एक अजीब सी सुनियोजित ठहराव था। बाबा ने गौर किया, तुम घबराई नहीं लगती, डर भी नहीं लगता तुम्हें इस जंगल से? लड़की ने कहा, डर तो अब किसी चीज से नहीं लगता बाबा। बाबा कुछ न बोले। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने मिट्टी के घड़े से पानी दिया। लड़की ने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? बाबा ने कहा, अब आदत हो गई है। अकेलापन जब पुराना हो जाए तो शोर से ज्यादा सुकून देता है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, और अगर कोई उस सुकून में दाखिल हो जाए तो? बाबा ने सवाल को अनसुना किया। शाम गहरा गई थी। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें लौटना है तो रास्ता मुश्किल होगा, अब रात यही गुजारो। लड़की ने बिना झिझक हाँ में सिर हिलाया। मैं बरगद के नीचे लेट जाऊंगी, हवा अच्छी लगती है। बाबा ने भीतर अपनी चटाई बिछा दी। ठीक है, मैं बाहर ही लेटता हूँ, तुम चाहो तो झोपड़ी के अंदर सो सकती हो। लड़की वहीं बाहर लेट गई। रात गहरी हो चली थी। झींगुरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सन्नाटे में घुलने लगीं। बाबा की आंखें लग गईं, लेकिन लड़की लेटी नहीं थी, वो बैठी थी और बाबा को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, न कोई घबराहट, बल्कि एक गहरा स्थिर भाव, मानो किसी का इंतजार बहुत लंबे समय से हो। उसने खुद से कहा, बहुत साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, ये बाबा क्या आप पहचानेंगे? बरगद की जड़ें ओस से भीग चुकी थीं। चांद की रोशनी में रात पूरी तरह जाग रही थी, मगर उस चटाई पर सोया बूढ़ा बाबा किसी और ही दुनिया में था। सपनों में शायद फिर वही बीते दिन, वही खोई आवाजें गूंज रही थीं। कुछ कदम दूर वही लड़की नंदिता अब भी बरगद की छांव में बैठी उसकी सांसों की लय को सुन रही थी। इनका चेहरा वैसा ही है जैसा मुझे याद था, पर ये मुझे कैसे पहचानेंगे? इतने बरस बीत चुके हैं। उसकी उंगलियां मिट्टी में धीरे धीरे कुछ लिख रही थीं, कोई नाम, कोई अधूरी पहचान। तभी बाबा की करवट बदली और वह जाग गया। अभी अंधेरा है, उसने खुद से कहा। इतनी ठंड में नींद नहीं आती अब। उसकी नजर नंदिता पर पड़ी, जो चुपचाप बैठी थी। सोई नहीं अभी तक? नंदिता चौंकी नहीं, जैसे वो इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। नहीं बाबा, कभी कभी नींद से ज्यादा सुकून जागने में मिलता है। बाबा पास आकर बैठ गया। अजीब बात है, तुम जैसी जवान लड़की और ऐसे जंगल में न डर न घबराहट, कुछ भी नहीं। कोई ढूंढने नहीं आएगा तुम्हें। नंदिता ने आंखें झुका लीं। ढूंढने को कोई है ही नहीं। बाबा चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह उठकर झोपड़ी के पास बने चूल्हे पर आग जलाने लगा। सूखी लकड़ियों को जलाकर उसने कुछ कंदमूल उबाले और एक पुराना लोटा भरकर पानी गर्म किया। नंदिता वहीं आकर बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है? बाबा ने पूछा। नंदिता, उसने जवाब दिया। कहां से आई हो? यही पास के इलाके से। जंगल के उस पार एक गांव है, पर अब वहां कोई नहीं बचा मेरा। बाबा ने गौर किया। वह हर सवाल का जवाब थोड़ा टाल कर देती है।
मानो सच बताना भी उसके लिए एक कहानी बुनना हो। सुबह की किरणों ने अब पेड़ की शाखाओं को हल्के हल्के छूना शुरू कर दिया था। नंदिता ने बाबा की मदद से चूल्हे के पास बैठकर नाम में हाथ बंटाया। पानी लाना, सूखी घास इकट्ठा करना, पत्तियां साफ करना। बाबा उसे देखता रहा। कभी किसी ने इतना अपनापन नहीं दिखाया इतने वर्षों में। खाने के बाद नंदिता ने पूछा, बाबा आप क्या कभी वापस गांव नहीं जाते? बाबा की आंखें धुंधलाईं। जिस जगह से मन टूट जाए वहां पैर रखने का भी साहस नहीं होता। कभी बहुत लोग थे वहां, अब किसी को मेरा नाम भी याद नहीं होगा। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ढूंढा नहीं? बाबा ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ बरगद की एक टहनी को घूरता रहा। जिसके लिए जाना चाहिए था वो भी एक दिन बिना बताए चली गई, शायद हमेशा के लिए। नंदिता चुप हो गई। उसने झोपड़ी की ओर देखा, जैसे किसी पुरानी बात की परछाई उस झोपड़ी की दीवारों से चिपकी हो। बाबा ये झोपड़ी आपने खुद बनाई? बाबा बोला, हाँ, कई बरस पहले किसी के साथ, फिर तुरंत खुद को रोका। अब कोई साथ नहीं है। नंदिता कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। दोपहर ढल रही थी। नंदिता झोपड़ी के पीछे बने एक पुराने पगडंडी से होकर जंगल के भीतर चली गई और थोड़ी देर बाद लौटकर 2 पके आम लेकर आई। बाबा ने पूछा, इतनी जल्दी कहां से लाई? पीछे एक पेड़ है, बहुत मीठे आम हैं। बाबा मुस्कुरा दिया। कभी यहाँ कोई लड़की इस तरह आम तोड़कर लाई थी, बहुत पहले की बात है। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अब बस यादें रह गई हैं। नंदिता ने आम बाबा को दिया और खुद भी खाने लगी। एक आम के छिलके पर उसने अनजाने में नाखून से कुछ लिखा, फिर जल्दी से मिटा दिया। बाबा की नजर छिलके पर पड़ी लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम होते ही ठंडी हवा बहने लगी। जंगल में सूरज जल्दी छुप जाता है। बाबा झोपड़ी के पास सूखी लकड़ियां जमा करने लगा। नंदिता उसके पास आई और बोली, बाबा आज रात मैं एक जगह दिखाना चाहती हूँ आपको। एक झोपड़ी जैसी है, कपड़े से बनी, थोड़ी दूर जंगल में। आप चलेंगे मेरे साथ? बाबा कुछ पल सोचता रहा। कपड़े की झोपड़ी जंगल के भीतर? क्यों? बस यूं ही। जब से यहाँ आई हूँ वहां रोज जाती हूँ। वहां बैठने से कुछ यादें सी आती हैं। आप चले ना मेरे साथ? बाबा ने पहले मना करना चाहा, लेकिन फिर बोले, अच्छा खाकर चलते हैं। रात का भोजन साधारण था। उबले हुए कंद, कुछ आम और एक मिट्टी के गिलास में पानी। फिर नंदिता ने मशाल जलाई और दोनों जंगल की पगडंडी पर चल पड़े। जंगल की झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए बाबा की सांसें तेज हो गईं। रात, वो भी घना जंगल। बाबा को रास्ता समझ नहीं आ रहा था, मगर नंदिता बहुत सहज थी। कुछ दूर चलने के बाद एक खुला स्थान आया। वहां एक पुरानी सी कपड़े की झोपड़ी खड़ी थी। हवा में उसका कपड़ा फड़फड़ा रहा था। बाबा की चाल अचानक धीमी हो गई। कुछ अजीब था इस झोपड़ी में। उसकी रचना, उसकी गंध, उसका आकार, सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। बाबा ने कहा, मैंने इसे पहले भी देखा है, लेकिन कहां? नंदिता चुपचाप झोपड़ी के बाहर खड़ी हो गई। उसने पर्दा नहीं हटाया, बस बाबा की ओर देखा। चलें अंदर? उसने पूछा। बाबा ने कदम पीछे खींचे। नहीं, रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह कुछ भारी है। नंदिता ने फिर कोई जोर नहीं डाला। ठीक है बाबा, चलिए लौटते हैं। दोनों चुपचाप वापस उसी बरगद के पास लौट आए। रात फिर गहराने लगी थी। इस बार नंदिता चुपचाप चटाई पर लेट गई। बाबा भी लेट गया, पर नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। बाबा की आंखें आधी खुली थीं। नंदिता के चेहरे की तरफ देखा, वही स्थिर भाव, वही निगाहें। यह लड़की मुझे क्यों इतनी जानी पहचानी लगती है? बरगद के नीचे रात का सन्नाटा फैल चुका था। चांद की रोशनी धुंधली हो रही थी और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर रेंगती नजर आ रही थीं। बूढ़ा बाबा करवट बदलते बदलते थक चुका था। उसे नींद नहीं आ रही थी। पास ही नंदिता चुपचाप लेटी थी। उसकी सांसों की लय अब भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वो हर बार की तरह आज भी जाग रही थी। दोनों जाग रहे थे। एक सोच रहा था कि ये लड़की कौन है और दूसरी सोच रही थी कि कब बाबा खुद कहे, क्या तुम वही हो? सुबह जल्दी हो गई, पर इस बार वातावरण कुछ भारी था। नंदिता झोपड़ी के पास साफ सफाई कर रही थी जब बाबा ने अचानक पूछा, बेटी तुम्हारा नाम नंदिता है ना? जी बाबा। क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? नंदिता ने पलटकर देखा। हाँ, नंदिता यानी जिसमें आनंद हो, बाबा ने धीमी आवाज में कहा।
कभी किसी ने इसी नाम को इतने प्यार से पुकारा था। वो आवाज अब भी कानों में गूंजती है। नंदिता कुछ देर चुप रही, फिर बोल पड़ी कि क्या आप बताना चाहेंगे वो कौन थी? बाबा की आंखों में नमी उतर आई। बहुत साल पहले मेरी एक बेटी थी, नन्ही सी, जिद्दी सी, पर आंखों का तारा। मेरी दुनिया बस उसी तक थी। फिर वो जवान हुई और उसकी दुनिया बदल गई। उसने मेरा कहा नहीं माना, किसी पराये के साथ चली गई। बिना बताए मुझे क्या खटकता था वो लड़का या उसका जाना, शायद मेरा टूटा भरोसा। बाबा की आवाज भर्रा गई। मैंने घर छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, अब बस यही झोपड़ी और ये जंगल हैं। नंदिता का गला रुंध गया। वह जानती थी वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब भी वह चुप रही। बाबा ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता हैं नंदिता? वह कांप गई पर धीरे से बोली, थे पर अब नहीं है। कभी पिता से कोई दूरी बनी? नंदिता ने फौरन नजरें झुका लीं। बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उठा और झोपड़ी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह एक पुराना थैला लेकर बाहर आया। उसमें एक मुरझाया हुआ लकड़ी पर उकेरा नाम का टुकड़ा था। नंदी, यह मेरी बेटी ने बनाया था। झोपड़ी के एक कोने में यही लगाया था। जब वो गई तो सब कुछ जला दिया, बस यही टुकड़ा बचा लिया। नंदिता की आंखों से आंसू गिरने को थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। बाबा, उसने कहा, आप उस झोपड़ी में अब क्यों नहीं जाते? बाबा ने गहरी सांस ली। क्योंकि वहां वो हर चीज है जो मैं भूलना चाहता हूं। कभी कभी कुछ चीजों को देखने से हम उन्हें माफ कर सकते हैं, खुद को भी। बाबा कुछ कह नहीं पाया। दोपहर ढल गई थी। दोनों बरगद के नीचे बैठे थे। नंदिता ने एक मिट्टी की तख्ती पर कुछ लिखना शुरू किया। बाबा ने देखा, वह लिख रही थी संस्कृत में कुछ श्लोक। तुम्हें संस्कृत आती है? बाबा चौंका। थोड़ी बहुत, माँ सिखाया करती थी। बाबा को याद आया, उसकी बेटी भी संस्कृत में श्लोक लिखती थी। एकदम वही लिखावट, वही अक्षर। अब बाबा को एक हल्का शक होने लगा था। ये लड़की कौन है सच में? रात आई तो नंदिता ने कहा, बाबा, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप डरेंगे नहीं? डर अब क्या रह गया बेटी? बाबा हंसा। तो फिर कल सुबह एक बार मेरे साथ उस झोपड़ी में चलिए। मैं वहां आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद आप जहां कहे मैं चली जाऊंगी। बाबा थोड़ा असहज हुआ, पर नंदिता की आंखों में जो याचना थी वो किसी मजबूरी से नहीं, रिश्ते की पुकार से थी। ठीक है, बाबा ने कहा। रात दोनों की आंखों से ओझल रही। सुबह हुई, बहुत शांति के साथ। नंदिता तैयार थी। उसने उस दिन के लिए झोपड़ी साफ की, एक पीले फूल की माला बनाई और बाबा को बरगद के नीचे बुलाया। चलें? उसने पूछा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ था वहां, कोई भूली तस्वीर, कोई आवाज, कोई अपनापन। दोनों चल पड़े। कपड़े की बनी झोपड़ी फिर एक बार सामने थी। इस बार हवा कम और भीतर की खामोशी ज्यादा थी। नंदिता ने झोपड़ी का पर्दा हटाया और कहा, अब भीतर चलिए। बाबा ने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और भीतर दाखिल हुआ। भीतर जमीन पर दो चीजें रखी थीं। एक पुराना लकड़ी का खिलौना, वही जो बाबा ने कभी अपनी बेटी के लिए बनाया था, और दीवार पर खुरच खुरच कर लिखा गया नाम। बाबा का गला सूख गया। ये नाम, ये तो। नंदिता उसके सामने आ खड़ी हुई। बाबा, अब आप समझे? नंदिता, उसका स्वर कांपा, होंठ सूखे, पर दिल में जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। नंदिता सामने खड़ी थी, सिर झुका, आंखों में आंसू और होंठों पर कंपकपाहट। बाबा कुछ कहने को आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सालों पहले की वो आवाज गूंज गई। बाबा देखो, मैंने आपका और अपना नाम लिखा। उसी दिन की याद, वही झोपड़ी, वही मिट्टी, वही बेटी। बाबा जैसे थर्रा गया, धीरे से फुसफुसाया, तू वही है, मेरी बेटी, मेरी नंदिता। नंदिता अब और नहीं रोक पाई। वो दौड़कर बाबा के पैरों में गिर गई। हाँ बाबा, मैं वही हूँ, आपकी नादान, जिद्दी, मगर बहुत पछताई हुई बेटी। बाबा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। तू जिंदा है? इतने सालों तक तू यहीं थी? नंदिता ने उसकी छाती से लगते हुए कहा। हाँ बाबा, जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं जिस इंसान के लिए सब छोड़ आई थी, उसने मुझे 4 दिन बाद ही ठुकरा दिया। मैं फिर वापस लौटी, लेकिन घर सूना था। मोहल्ले वालों ने बताया कि बाबा मुझे ढूंढते हुए सब छोड़कर निकल गए। बस उसी दिन मैंने ठान लिया, जहां बाबा आखिरी बार जाया करते थे, वहीं रहूंगी।
शायद एक दिन वो लौटें और मुझे माफ कर दें। बाबा के अंदर का सारा दर्द अब बाहर आ चुका था। वह बेटी जिसे उन्होंने खो दिया था उसी के सामने खड़ी थी। बेटा, अगर तू पहले बता देती तो मैं उसी दिन तुझे सीने से लगा लेता, बाबा ने गीली आंखों से कहा। नंदिता रोती रही। मुझ में हिम्मत नहीं थी बाबा, मैं सोचती थी आपने मुझे भुला दिया होगा। बाबा ने उससे कहा, तू मेरी बेटी है, बेटियां भुलाने की चीज नहीं होती। कुछ देर दोनों यूं ही बैठे रहे जैसे जमीन, समय और संसार थम गया हो। अगले कुछ दिनों में बाबा और नंदिता ने झोपड़ी को फिर से सजा दिया। मिट्टी की दीवारों पर फिर से श्लोक लिखे गए। नंदिता रोज बाबा के लिए काढ़ा बनाती और बाबा जंगल से फिर से जड़ी बूटियां लाने लगा। एक शाम जब पेड़ों के पीछे सूरज छुप रहा था, नंदिता ने बाबा के सामने फिर एक सवाल रखा। बाबा, क्या मैं आपके साथ फिर घर चल सकती हूँ? बाबा कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। घर अब वही है जहाँ तू है, झोपड़ी हो या हवेली, अगर बेटी साथ है तो वो ही घर है। कुछ महीने बाद गांव में एक हकीम बाबा और उनकी बेटी के चर्चे फिर से होने लगे। अब वे दोनों जड़ी बूटियों से इलाज करते थे और झोपड़ी को नंदिता केंद्र कहा जाने लगा, जहां हर दुखी को सुकून और अपनापन मिलता। एक रात नंदिता ने बाबा के पास बैठते हुए कहा, बाबा, आपने मुझे कभी माफ किया? बाबा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तू मेरी बेटी है, तेरी जगह मेरे दिल में थी, है और हमेशा रहेगी। माफ करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने कभी तुझसे मोहब्बत कम नहीं की थी।